Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. राधे राधे. शुभ प्रभात सभी को शुभ प्रभात. राधे राधे. राधे राधे. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज सभी का स्वागत है. खाटू श्याम जी जो है वो हमारे इष्ट है. हमारे इष्ट देवता जो है, कुल देवता जो है वो खाटू श्याम जी है. और मैं बहुत बार जो है वो खाटू श्याम जी जा चुका हूँ. और नॉर्मली जो एक इष्ट देवता होते हैं उनमें आप साल भर में 2-3 चक्कर ज़रूर लगा लेते हैं. तो हाँ, साल भर में 2-3 हमारे हर भी जो भी काम शुभ का मंगल कार्य जब भी करते हैं तो पहले खाटू श्याम जी के ज़रूर जाते हैं. तो हाँ, चलो आज थोड़ा-सा ईएमआरएस का कल पीजीटी का रिज़ल्ट आया था. वो भी शायद लेट नाइट आया था. 8:30 या 9 बज गए थे. 8:30 9 बजे रिज़ल्ट आया था ईएमआरएस पीजीटी का. तो जिन-जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ. मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ. और बहुत बढ़िया है क्योंकि ईएमआरएस पीजीटी में आपका सिलेक्शन हुआ है. और ईएमआरएस जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है तो सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है. ये बात कन्फर्म है क्योंकि ईएमआरएस का देखिए हर नौकरी का अपना-अपना अच्छा-अच्छा, बुरा-बुरा सब कुछ होता है. कोई भी इतना अच्छी भी नहीं होती, कोई इतनी बुरी भी नहीं होती. वो आपको देखना होता है कि कौन-सी आपके लिए मोस्ट सूटेबल है. ईएमआरएस उसी तर्ज पर है जिस तरीके से आपके नवोदय विद्यालय होते हैं, है ना? नवोदय विद्यालय एनवीएस जिस तर्ज पे होते हैं कि भई उस तर्ज में चलता है कि भई वहाँ पे हॉस्टल रहेगा, वहाँ पे मैश होगा, वहाँ पे आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, वहीं आपको रहना होगा. तो इस तर्ज पे जो है वो ये स्कूल है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. सुविधाओं में डिफरेंस देखने को मिलेगा, सैलरी में डिफरेंस देखने को मिलेगा. बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा. तो अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है क्योंकि कल रात को आया था, कल रात को आने के बाद में लगभग 4 जने हैं जिनका सिलेक्शन अभी तक हो गया है. तो उन सभी चारों को, बाकी आप में से कोई और है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा. 4 जनों का नाम अभी तक आया है हमारे पास जिनका सिलेक्शन हुआ है. तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा लगा सुन के. है ना? क्योंकि भर्ती बहुत छोटी थी एमआरएस की और पीजीटी की भर्ती तो वैसे ही बहुत छोटी होती है. तो पीजीटी मैथ्स के प्रॉपर में अगर 4 सिलेक्शन अभी तक आए हैं और अभी तो पूरा दिन बढ़ेगा तो वैसे पता लगेगा कि कौन-कौन और किस-किस का सिलेक्शन हुआ है. तो 4 सिलेक्शन जो है वो आ गए हैं अभी तक और पीजीटी में 4 सिलेक्शन आए हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है. तो बढ़िया, शुभकामनाएँ आप लोगों को. मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि इससे पहले भी मैंने पहले भी आपको शायद शुरुआत में जब आप लोग हम फर्स्ट टाइम जब चल रहे थे, मतलब 2000 दिसंबर 2022 के बाद में जब हम चल रहे थे तो मैंने ये कहा था कि जो लोग अब पढ़ रहे हैं, जो भी जॉइन हो रहे हैं, वो धीरे-धीरे रिज़ल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे. एक समय लगता है, उस समय के बाद में आप रिज़ल्ट बनाने लग जाते हैं. शुरुआत का समय तो लगता ही लगता है क्योंकि वो तैयारी का समय होता है, ट्रेनिंग का समय होता है. आप ट्रेन्ड होते हैं, आप बेहतर होते हैं, आप अच्छे होते हैं. फिर एक समय आता है जब आप इतने बेहतर हो जाते हैं कि सिलेक्शन बनाने लग जाते हैं. तो फिर वो समय आता है जब आप सिलेक्शन बनाने लग जाते हैं. तो यहाँ से भी सिलेक्शन बनने लग गए. इसमें से कुछ बच्चे वो थे जो हमसे जुड़े थे मध्य प्रदेश वाली भर्ती के अंदर. यहाँ पे 2 बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं. वो थे जो हमसे जुड़े थे मध्य प्रदेश वाली भर्ती में, वर्ग 1 में जुड़े थे वो हमारे साथ. और उन्होंने वर्ग 1 में भी सिलेक्शन दिया है और ईएमआरएस में भी सिलेक्शन दिया है. अब ईएमआरएस का तो शायद जॉइनिंग जल्दी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे जॉइनिंग पहले ले लेंगे और फिर शायद हो सकता है कि जब
बाद में स्टेट की आए तो उसकी प्रायिकता है, वो क्या प्राथमिकता किसको देते हैं, इसको प्राथमिकता देते हैं या इसको देते हैं, फिर वो आगे तय करेंगे। लेकिन उनका सिलेक्शन, क्योंकि वर्ग 1 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन जो स्कोर उनके हैं वो शो कर रहे हैं कि भाई इनका सिलेक्शन वर्ग 1 में भी हो जाएगा, वहाँ पे वो भी पीजीटी है, वहाँ वर्ग 1 में भी हो जाएगा, यहाँ तो हो ही गया है। यहाँ की ज्वाइनिंग उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि फरवरी में या मार्च में दे देंगे, क्योंकि ये लगभग जो सत्र स्टार्ट करते हैं उससे पहले पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी महीने 1.5 महीने में ये वाली ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। तो ये हो जाएंगी। फिर वर्ग 1 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, तो कितना टाइम लेता है कितना नहीं लेता, फिर वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर यहाँ रहे या वहाँ रहे वो डिसाइड कर लेंगे। तो अब यही आप लोगों से मैं कहता हूँ, देखो एक समय लगता है, क्या जो एक समय लगता है ना वो आपको देना होता है। अपना एक समय, एक न्यूनतम समय होता है, वो आप जब आप दे देते हैं, पहले आप पढ़ते हैं, पहले आप सीखते हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। फिर एक समय आता है जब आप काफ़ी पढ़ लेते हैं, काफ़ी सीख लेते हैं। फिर आप अपनी गलतियों को कम करते हैं। अपनी गलतियों को कम करते हैं मतलब क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें गलतियाँ कम हो, ये चीज़ें फिर ठीक होनी शुरू होती है। फिर आप बेहतर होना शुरू होते हैं। तो धीरे-धीरे फिर बेहतर होने का प्रोसेस चलता रहता है। फिर आपका अनुभव बढ़ता चला जाता है। आप एग्ज़ाम देते हैं, 1-2 एग्ज़ाम में आप रह भी जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहाँ गलती हुई थी, क्या रह गया था, कैसे करना चाहिए था, अगली बार इस तरीके से करना चाहिए, वो ठीक होना शुरू होता है। फिर वो समय भी पूरा हो जाता है, उसके बाद में फिर रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं, सिलेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप देखिए, जैसे मैंने बता रहा, वर्ग 1 में भी था, ईएमआरएस में भी आ गया, 2 आ गए सिलेक्शन। अब ये लोग आगे भी सिलेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड इन्होंने पूरा कर लिया है। एक बेहतर होने का जो समय है वो पूरा कर लिया है। अब ये लोग जहाँ जाते हैं वहीं भी सिलेक्शन निकाल लेंगे। क्योंकि वो एक आइडिया समझ में आ जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे पढ़ा जाता है। तैयार नहीं, बस वो पेपर का और जैसा प पेपर आता है उसके अनुरूप और पढ़ लेते हैं, और फिर उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करना आता ही है, तो वो कर बैठते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ भी होगी। आप भी देखिएगा एक समय जैसे आप, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ़ वो है जो चाहते हैं बच्चे कि 3 महीने में सिलेक्शन आ जाए, या 4 महीने में सिलेक्शन आ जाए, या 5 महीने में सिलेक्शन आ जाए, ये संभव नहीं है। ये कतई संभव नहीं है, और इससे बेहतर है कि आप कुछ और कर लें, कॉम्पिटिशन में ना उतरें। कॉम्पिटिशन में देखिए बहुत लोग बैठे हैं, सबको नौकरी चाहिए। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, आप किसी से पूछ लो कि कोई ऐसा है जो नौकरी नहीं चाहता हो। हर कोई नौकरी चाहता है। तो आपको साबित करना है कि आप उन सब में बेहतर हैं। आपको साबित करना होता है आप उन सब में बेहतर हैं, और सबसे बेहतर समझाने के लिए सबसे पहले आपको समय दे के दिखाना पड़ता है कि मैं सबसे ज़्यादा समय दूँगा। एटलीस्ट इतना तो पक्का है। मगर वहाँ पे अगर आप देखें कि जितने स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से 60 से 70% लोग वो हैं जो 3 से 6 महीनों में सिलेक्शन माँगते हैं, कि 3 से 6 महीने सिलेक्शन दे दो, अगर नहीं आएगा तो मैं भर्ती छोड़ के कोई दूसरी भर्ती में चला जाऊँगा, कोई और भर्ती पकड़ लूँगा या कुछ और कर लूँगा। तो वो 60-70% इसी तरीके से रहते हैं, और फिर वो सिलेक्शन निकालते भी नहीं। 3-3 6-6 महीने में कुछ नहीं आता। 3 से 6 महीने में कुछ नहीं आता। साल से 2 साल एक टाइम पीरियड माना जाता है, जिसमें सिलेक्शन, हाँ, वो आप कितने बेहतर होते हैं, कितनी जल्दी आप सीखते हैं, कितना अच्छा इम्प्रूव आप करते हैं, कितने घंटे आप देते हैं, नियमितता आपकी कैसी है, उसके आधार पे तय होता है। लेकिन लगभग फिर भी साल से 2 साल का टाइम आपको लग जाता है इसमें पूरा ठीक होने में और सिलेक्शन जनरेट करने में। वो समय अगर आप लोग दे देते हैं और नियमितता दे देते हैं, तो फिर सिलेक्शन आपके भी निकलने शुरू हो जाएँगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने, अब आप लोग इन लोगों की स्टोरीज़ पे फ़ोकस करेंगे, इन लोगों ने कैसे तैयारी की, कहाँ से पढ़ा और कैसे पढ़ा और कौन-सी किताब उठाई, ये सब बकवास बातें हैं। इन चीज़ों पे मत जाइएगा। अधिकतर क्या होता है, जब कोई का सिलेक्शन होता है तो बाकी बच्चे उसके पास जाके पूछने लग जाते हैं, कैसे पढ़ाई की? कौन-सी किताब खोली? अरे उसने जो किया वो उसके हिसाब से था। अब आपका आपके हिसाब से होगा, और आपको वही मैंने बताया ना, ये कुछ अलग नहीं है। पढ़ना है, सीखना है, बेहतर होना है। वो अपने हिसाब से बेहतर हुआ, आप अपने हिसाब से बेहतर होइए। जो आप कर रहे हैं उसको नियमित करिए, और लगातार अपने आप को और बेहतर बनाइए। जितना आप अच्छे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे की होने की कोशिश करते रहें। बस यही सब चीज़ें। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि देखो ये सिर्फ़ इतना से हिस्सा नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि पढ़ूँगा, सिलेक्शन आ जाएगा। ये भी एक सबसे बड़ी मूर्खता है जो ये कहता है कि सिर्फ़ पढ़ूँगा और सिलेक्शन आ जाएगा। कतई नहीं आएगा। पहले आप पढ़ेंगे, फिर आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे, फिर अपने अनुभवों को बढ़ाएँगे, कुछ बुरे अनुभव भी होंगे। ये सब मिलाकर आपको तैयार करेंगे, परिपक्व करेंगे सिलेक्शन के लायक। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल तक पढ़ते रहें और फिर सिलेक्शन आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। पढ़ने के बाद में आपको ये भी पता करना पड़ता है कि कमियाँ कहाँ रह गई है।
सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता। कई लोगों को ये भी लगे, इसको भी दुरुस्त कर लेना कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता। पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम के प्रति जो अनुभव है उसको भी समझना होता है कि मैंने जो पढ़ा है वो नंबरों में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, गलतियाँ हो रही है तो कहाँ हो रही है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कैसे जाना होता है। अब यहाँ पे भी कई बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो एक सेक्शन में फेल हो गए, मैथ में बहुत अच्छे हुए थे लेकिन एक सेक्शन में फेल हो गए। अब वो मैथ उनकी बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका मैथ बहुत अच्छा हुआ था ईएमआरएस में, लेकिन किसी और सेक्शन में वो फेल हो गए, और सेक्शन एक सेक्शन में फेल होते ही फेल ही माना जा रहा है, तो वो फेल हो गए। तो ऐसा भी हुआ है, आपको कई चीज़ों का अनुभव जो है वो भी लेना पड़ता है, तभी आप बेहतर होते हैं। मैंने कहा ना, बेहतर का सिलेक्शन होगा जो बेहतर हो रहा है। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ, बस लगे रहिए, देखिए समय देना पड़ता है। ये कोई जो बार-बार मैं यही समझाता रहता हूँ कि किसी लोगों को ये लगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, अनुभव लेने पड़ते हैं, पहले अनुभव लेने पड़ते हैं, खट्टे-मीठे अनुभव भी होते हैं। कई बार अगर आप आईएएस के एग्ज़ाम को देखें, सिविल सर्विसेज़ को, उसमें आप ऐसा देखेंगे कि एक बंदा है जो पिछली बार फर्स्ट टाइम जब उसने एग्ज़ाम दिया था, उसने प्री पास कर लिया था, मेन पास कर लिया था, इंटरव्यू तक पहुँच गया था। फर्स्ट टाइम उसने एग्ज़ाम दिया और वो प्री पास कर गया, मेंस पास कर गया, इंटरव्यू चला गया और इंटरव्यू में जाके वो रह गया। लेकिन अगली बार जब वो एग्ज़ाम देने गया, प्री पास नहीं हुआ। अगली बार वो देने गया, प्री पास नहीं हुआ। अब सोचिए, तो ये जो अप डाउन है ना, ये जो इतने बुरे आते हैं, एकदम आप ऊपर जाते हो, अचानक ही आप ऐसे नीचे आते हो कि मतलब प्री पास नहीं हुआ आपसे। यहाँ पे हिम्मत नहीं खोई जाती, जब वो तीसरी बार देगा तो वो तीनों पास कर जाएगा। तो ये अनुभव है, ये कड़वे अनुभव भी होंगे आपको, ऐसे नहीं कि मीठे-मीठे ही आएँगे, है ना? दोनों ही आएँगे, कड़वे भी आएँगे, मीठे भी आएँगे। ये जो अनुभव है ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक ये आप नहीं ले लेते, आप खाली मीठे-मीठे चख रहे हैं, तो फिर आप बेहतर नहीं है। बेहतर वो है जो गलतियाँ करता है, जिससे गलतियाँ होती है, जिसके अनुभव बहुत कड़वे हुए हैं, ये सब मिला के आप बेहतर होते हैं। सिर्फ़ मीठे-मीठे अनुभव से बेहतर नहीं हो सकते, कोई नहीं हुआ। सोचिए, कोई एक आदमी है जो घर में आराम से एसी में रहता है, आराम से अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी गाड़ियाँ हैं और है, और 20 साल बाद उस आदमी को देखिए। एक आदमी दूसरा है जो दिन-रात मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है, ठीक है? 20 साल बाद उसको देखिए, दोनों में क्या अंतर मिलेगा आपको? तो आप कहेंगे रात-दिन का अंतर मिलेगा। कारण कि एक आदमी जो है वो बड़े आराम से रहा। तो अनुभव, अगर बहुत मीठे अनुभव आपको हो रहे हैं, तो आप बेहतर नहीं हो रहे हैं। बेहतर तो कड़वे अनुभव भी करते हैं। बेहतर तो आपको कड़वे अनुभव ही बनाएँगे। आपके घर में परेशानी है, फिर आप पढ़ रहे हैं, ये कड़वे अनुभव है, ये आपको बेहतर बनाएँगे। आपके घर में सब अच्छा है, एसी लगा हुआ है, आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये मीठे अनुभव है। मीठे अनुभव से कोई आज तक बेहतर नहीं हुआ। मीठे अनुभवों से कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। चीनी खा के किसी की हेल्थ बनी है? चीनी खा के किसी की हेल्थ बनी है? नहीं बन सकती। क्यों? बीमार ही पड़ सकता है, हेल्थ नहीं बन सकती। तो मीठे अनुभव आपको बेहतर नहीं बनाते। देखिए, हम पढ़ाई करा सकते हैं, अनुभव आपको लेने होते हैं। अनुभव आपको खुद से लेने होते हैं। वो कड़वे अनुभव जितने आप लेंगे उतने आप बेहतर होंगे। तो बेहतर होना भी आपकी ही तैयारी का हिस्सा है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ईएमआरएस के एग्ज़ाम जो अभी टीजीटी का और बाकी है, टीजीटी का और देखेंगे अपन लोग, फिर टीजीटी वाले पे आते हैं, देखते हैं टीजीटी वालों में कितने सिलेक्शन आते हैं। तो ईएमआरएस का जो पेपर था, वो पेपर ठीक-ठाक था, बढ़िया पेपर था। एन एवरेज एक ठीक-ठाक पेपर जिसे कहते हैं, वैसा ही पेपर था। तो ईएमआरएस के तर्ज के ऊपर ही अब जो केवीएस की वैकेंसी हमारी आएगी, वो भी उसी तरीके से आएगी। केवीएस भी जस्ट सेम टू सेम आने वाली है और एनवीएस जो है वो भी वैसे ही पैटर्न पे आने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार 2024 में भी एनवीएस और केवीएस आएगी। तो एनवीएस, हाँ, सीटें कम आती हैं इनकी, लेकिन इनका सिलेक्शन निकालना थोड़ा आसान है। इनका सिलेक्शन, देखिए कट ऑफ शायद इसकी भी बहुत ज़्यादा नहीं गई है। अगर आप देखें ईएमआरएस के पेपर की, इसकी कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं गई है। आप में से कुछ बच्चे अगर एग्ज़ाम दे देते, मुझे लग रहा है जैसे आप में से कई जने हैं जिस पे मैं काफ़ी फेथ करता हूँ, अगर वो एग्ज़ाम दे देते, तो एग्ज़ाम वो भी निकाल लेते। है ना? वो आप लोगों ने दिया नहीं होगा या कोई कारण दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, वो हो सकता है। लेकिन आप में से भी कई जने ऐसे हैं जिनमें मुझे विश्वास है कि अगर उन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होता, तो ये पक्का क्रैक कर जाते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। पेपर में अगर पूरा देखें तो ऐसे पेपर में कुछ था ही नहीं। जिसने भी अगर ठीक से तैयारी हुई हुई है, जिसका अनुभव ठीक रहा हुआ है, तो वो इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर जाएगा। तो एकदम, है ना? हाँ,
जैसे विनीता है, विनीता कह रही है कि भी मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मैं दे नहीं पाई, तो तय है अगर विनीता देती तो बिल्कुल क्लियर होती, नो डाउट, कोई शक ही नहीं है मुझे। आशीष देता, डेफिनेटली क्लियर होता, रुकना ही नहीं था, ये बंदे तो रुकने ही नहीं। ठीक है, सुधांशु है, वो देगा तो वो भी नहीं रुकना। तो आप लोग तो, है ना, आने वाले टाइम के फ्यूचर के सुपरस्टार्स हो आप तो, जहां जाओगे वही वैकेंसी आपकी है। आप इतने बेहतर हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं कि अब आप लोग किसी भी भर्ती में हाथ डालिए, खास मैथ्स वाली, प्रॉपर जिसमें मैथ्स है, उस किसी भर्ती में डालिए, सारा भारत आपका ही आपका है। हाँ, देना चाहिए था, देखिए देइए। ऐसे नहीं कि 1500 रुपए फीस है या 2000 रुपए फीस है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा था कि आप एक काम करिए, एक दिन बैठिए, पेन कॉपी लीजिए और अपने सारे जोड़ बाकी कर लीजिए। कोचिंग की फीस कितनी, प्लस किताबों की फीस कितनी, लाइब्रेरी की फीस कितनी, फॉर्म भरने की फीस कितनी है, सारे जोड़ कर लीजिए आप। सारे जोड़ करके आपकी सिर्फ 1 महीने की सैलरी के बराबर होगा ये सब कुछ। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके 1 महीने की सैलरी के इक्वल होगा। ये लो, और फिर जिंदगी भर आप जो भी लेंगे, एक सैलरी में आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे जो आपने तैयारी के दौरान किए। 1 महीने की सैलरी में सब साफ हो जाएगा और अगले महीने से बचेगा ही बचेगा। तो नुकसान नहीं है इसके अंदर कि एग्जाम देने में होता है। अच्छा, सीटेट तुम्हारा पिछली बार ही हुआ है, हाँ, ये सीटेट वाली दिक्कत, कोई नहीं, बढ़िया है, कोई बात नहीं, हमें आगे भी सिलेक्शन चाहिए। तो सारे सिलेक्शन अभी हो जाते तो फिर आगे कैसे आते। तो आशीष, आगे वाले सिलेक्शन तुम लोगों के लिए है, अगले वाले सिलेक्शन तुम लोग दोगे। हाँ, मेरे पास एक स्टूडेंट और भी है, उसने फ़ोन मुझे किया था, सर मेरा एक पेपर रह गया, सर एक पेपर रह गया, मेरी मैथ बहुत अच्छी हुई थी। मैंने बता दिया ना कि वो अनुभव होंगे, अब इसको अब ऐसे नहीं समझ सकते अपन लोग, बुरे अनुभव भी होंगे। सुधांशु कह रहा है मेरा इंग्लिश क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो वो रहनी है ऐसी चीज़ें। तो अनुभव है, कोई बात नहीं, बुरा ना माने, इन चीज़ों को लेके चलें। ये खट्टे-मीठे अनुभव जब तक आपको नहीं होंगे तब तक आपको बेहतर नहीं बनाएँगे। अब अगली बार आप और अच्छे हो जाएँगे। फेल होना ही बेहतर है, बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है ना? तो उसको नेगेटिव ना लीजिएगा, नकारात्मक तरीके से मत लीजिएगा। चलो, मिलते हैं आपसे आगे। हाँ, लगे रहिए, बस लगे रहिए, भर्तियाँ ही भर्तियाँ हैं साहब। अब इस साल तो भर्तियाँ ही आनी हैं, और क्या है। डीएसएसबी आई पड़ी है, तोड़ दो डीएसएसबी, सीटें खाली रहती है वहाँ तो। डीएसएसबी में तो सीटें खाली रहती है, डीएसएसबी निकाल दो। और मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा-सा जो अभी लग रहा था, मैं आप लोगों से वैसे शेयर कर दिया या नहीं किया मुझे नहीं पता। ये चीज़ मैंने आप लोगों को शायद कही है या नहीं कही है, दोबारा कह देता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो डीएसएसबी वाला एग्ज़ाम है, अभी जो आ रहा है, वो शायद शायद अगर हो गया तो मार्च में हो गया है। हो जाएगा तो मार्च में हो जाएगा। अगर मार्च में नहीं हुआ, अगर मार्च में नहीं हुआ, तो ये सीधा जुलाई-अगस्त में जाएगा, या तो मार्च में हो जाएगा। पूरी संभावना है कि मार्च में हो जाए। लेकिन अगर मार्च में नहीं हुआ, तो फिर सीधा जंप मारेगा जुलाई-अगस्त तक, पक्का। लंबा जाएगा फिर, क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव बीच में आ जाएँगे, और लोकसभा चुनाव बीच में आते ही 2.5 से 3 महीने का ये लंबा हो जाएगा। और दिल्ली जो है वो तो केंद्र है ना? तो वहाँ तो लगभग सबकी ड्यूटी लगेगी, तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो बिज़ी हो जाएँगे, और वो तब तक बिज़ी रहेंगे जब तक पूरा साफ नहीं हो जाता। फिर उसके बाद में आकर वो रीस्टार्ट करेंगे सारे प्रोसेस को, और दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए वो जून में आके रीस्टार्ट करते हैं सारी चीज़ को दोबारा से, तो फिर वो जुलाई तक या अगस्त तक आपके एग्ज़ाम को खींच के ले जाएँगे। फिर आपका जुलाई-अगस्त पक्का हो जाएगा। यानी आपको 6 से 7 महीने तक का टाइम मिल जाएगा। और नहीं होता है, जैसे अगर पिछली बार को देखें, पिछली बार जो दिल्ली वाला एग्ज़ाम हो, दिल्ली वाले टाइम नहीं देते। ये बात आप लोगों को पहले भी पता होगी, दिल्ली वाले टाइम नहीं देते। दिल्ली वाले नोटिफ़िकेशन निकालते हैं और मुश्किल से 2-3 महीने का टाइम देते हैं और एग्ज़ाम करवा देते हैं। ये दिल्ली में पैटर्न चलता है। या अगर बीच में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए तो। और ऐसा ही अब लग रहा है, अब शायद लोकसभा चुनाव को देखते हुए लग रहा है कि भई कोई डिस्टर्बेंस अच्छा खासा आएगा। अच्छा खासा डिस्टर्बेंस आएगा। देखिए, कोई ये लोग सोचे कि भई आचार संहिता लगने के बाद ये बंद होता है, नहीं। आचार संहिता लगने से पहले ही जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनकी ड्यूटी अलॉट होनी शुरू हो जाती है। जैसे-जैसे उनकी ड्यूटियाँ अलॉट होनी शुरू हो जाती है, और हमारा जो पूरा सिस्टम है राज व्यवस्था का, उसमें एक भी बंदा अगर बिज़ी हो गया, तो उसके सिग्नेचर वही करता है। उसके सिग्नेचर के उसका सिग्नेचर का अधिकार उसी को है। जब तक वो वापस नहीं आएगा, तब तक वो सिग्नेचर नहीं होगा और वो चीज़ अटकी रहेगी। ये व्यवस्था है हमारी। इस व्यवस्था में ना, जानते हैं ना आप, ये तो समझते ही हैं कि यहाँ पे अगर बीच में कोई भी डी नाम का व्यक्ति है और डी के सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो जब डी आएगा तभी उसका सिग्नेचर होगा और तभी वो काम आगे बढ़ेगा। तो जो मैन ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगनी शुरू हो जाती है, और जैसी ड्यूटियाँ लगनी शुरू हो जाती है,
वो जगह खाली हो जाती है, जगह खाली होती है वो वैकेंसी आगे खा सकती नहीं है। तो ये कारण जो है ये दिख रहा है कि ये रहेगा। और अगर ऐसा होता है, भगवान करे ऐसा हो, भगवान करे ऐसा हो, ताकि आप लोगों को जुलाई अगस्त तक का टाइम मिल जाए और हो जाए। झूठ नहीं बोलूंगा मैं, फालतू की बातें नहीं बोलूंगा। मार्च भी संभावित है और जुलाई अगस्त इस तरीके से हो सकता है अगर बीच में कुछ अटकन आ जाती है तो। हाँ मार्च में फिर वो जल्दी हाँ लग रहा है, अभी परिस्थितियां पूरी बन रही है कि भाई आराम से हमें टाइम मिल जाएगा। अगर टाइम मिल गया तो डीएसएस भी निकल जाएगी। अगर टाइम मिल गया, अगर अगस्त का टाइम मिल गया तो डीएसएस भी निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, काफी बच्चों की निकल जाएगी। एनवीएस केवीएस का भी देखना पड़ेगा। एनवीएस केवीएस तो लोकसभा चुनाव आ गया इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो वैकेंसी अभी नहीं आएगी। आएगी तो फिर जुलाई के अंदर आएगी और नेक्स्ट सत्र के लिए आएगी, मतलब 2025 के लिए आएगी। वो अभी मैं आपको पूरा डिटेल से देख के, क्योंकि मैंने बताया रात को आया था रिजल्ट, मैंने भी स्टडी नहीं की। अब पूरी स्टडी करूंगा कितना कितना क्या रहा है, फिर आप लोगों को बताऊंगा, है ना। बस चलो आ जाओ, अब टॉपिक पे आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि अच्छे से समझना, स्लो होंगे थोड़ा सा इसको लेने के लिए, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा रहता है ये अवयव की कोटि वाला। अवयव की कोटि का मतलब होता है आपका जो ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है, ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना, क्योंकि मामला इसमें फंसता है, क्योंकि छोटे छोटे एंगल है जो परेशान करते हैं और पेपर में ये सवाल आता ही आता है। पेपर में ये सवाल आता ही आता है। अवयव की कोटि तो बहुत पसंद है। एक तो चक्रीय ग्रुप को ले लो, पेपर बनाए ग्रुप का और चक्रीय ग्रुप ना बनाए, ऐसा हुआ नहीं है। ये चक्रीय ग्रुप तो इतना पसंद है लोगों को, और सुन के भी अच्छा लगता है चक्रीय ग्रुप। आपको भी नाम सुन के भी अच्छा लगा होगा। अगर किसी को ग्रुप नहीं भी पता है, अगर ग्रुप नहीं भी पता है और उसे नाम बताओ, तो वो चक्रीय ग्रुप को तो ऐसे ही कह देगा हाँ ये नाम ठीक है। तो नाम से अच्छा लगता है। अवयव की कोटि भी कुछ ऐसा सा ही टॉपिक है जो कि बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। ये क्या कहता है कि मान लो कोई ग्रुप का आपका अवयव है ए ग्रुप का अवयव है, ठीक है। तो तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, न्यूनतम, ध्यान से वर्ड पे, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन, जब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन, जब ए की पावर एन करने पर ई आ जाए, ए की पावर एन करने पर ई आ जाए, ए की पावर एन करने पर ई आ जाए। ए बिलोंग्स टू जी, अगर जी का कोई अवयव ए है, कोई भी अवयव, सारे अवयवों की कोटियां होती है, सारे अवयवों की कोटियां होती है, तो कोई भी एक अवयव उठाएं उसकी कोटि पता लगानी हो तो आपको सबसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन ढूंढना है। न्यूनतम, यहाँ पे जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूनतम। ऐसा नहीं है कि जिस जिस पावर पे आंसर आ रहा हो, जिस जिस पावर पे ई आ रहा हो, मतलब आपको ए को आपको एन बार रिपीट करना है संक्रिया में, और संक्रिया में ए को रिपीट करते करते ई बनाना है। और अब जिन जिन पावर पे ई आ रहा हो, जिन जिन पावर पे ई आ रहा हो, उनमें से जो सबसे छोटी पावर है वो ऑर्डर कहलाती है। उसे हम बोलेंगे ए की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है न्यूनतम शब्द। न्यूनतम होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि किसी भी पावर पे ई बन गया वो कोटि होती है। नॉर्मली बच्चा जो पढ़ता है वो ये पढ़ता है किसी पावर पे ई आ जाए वो कोटि होगी, नहीं, नहीं, नहीं। ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस पावर पे ई आया है क्या वो सबसे छोटी पावर है, क्या वो सबसे छोटी पावर है। अगर जवाब है हाँ, तभी वो कोटि मानी जाएगी।
ई आना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये कंडीशन जरूरी है कि ए को एन बार दोहराने पर ई आना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि वह सबसे छोटी पावर हो, वह सबसे छोटी पावर हो। मतलब उससे पहले कभी भी ई नहीं आना चाहिए, उससे पहले कभी भी ई नहीं है। सबसे छोटी पावर का मतलब क्या हुआ? मतलब वही सबसे पहली पावर है जब ई आया होगा। यानी ई उसके उस पावर के बाद में ई आ सकता है, लेकिन उस पावर से पहले कभी भी ई नहीं आ सकता। उस पावर से पहले कभी भी ई नहीं आ सकता। बात समझिए, उस पावर से पहले कभी भी ई नहीं आ सकता। अगर मैं कहूं कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो इसका मतलब दो ये निकलता है। ध्यान देना, अच्छे से सुनना। नंबर एक, पहली बात, फर्स्ट बात, अगर मैं कह रहा हूं ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब है कि ए को एन बार आपस में संक्रिया कराने पर आपका ई आ जाएगा। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, ये पकड़ के बैठ जाते हैं कि ए की पावर, और पढ़ाने वाले भी ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ए की पावर एन बराबर ई, तो वो कहते हैं हाँ ऑर्डर एन हो गया, ऑर्डर एन हो गया। नहीं, दूसरी बात और है, दूसरी बात और है। उसको मिलाए बिना ये अधूरा रह जाएगा, उसको मिलाए बिना अधूरा रह जाएगा। कि अगर ऑर्डर एन है, इसका मतलब है कि एन से पहले, एन से पहले आपको कोई पावर नहीं मिलेगी जिसपे ई आता हो। ए की पावर आर नॉट इक्वल्स टू ई, और आर का मान एक से लेकर एन से पहले पहले, आर का मान एक से लेकर एन से पहले पहले। ये दूसरी बात बहुत जरूरी होती है, और इसी में सारा खेल होता है। पेपर बनाने वाला सारा खेल इसी दूसरी कंडीशन से खेलता है। पहली कंडीशन तो सबको पता है, सबने रट्टा पकड़ा हुआ है, ए की पावर एन बराबर ई, कोटी आ गई, वो आंसर मान के बैठ जाता है। लेकिन पेपर बनाने वाले को पता है कि ये तो सबको पता है, ये बहुत कम को पता है। ये चीज कोई चेक नहीं करता कि भाई क्या वो पावर जिसपे ई आ रहा है, क्या वो सबसे पहली पावर है, क्या वो सबसे पहली पावर है। ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन को समझो कि ए की एन से पहले, एक से लेकर एन से पहले पहले कोई भी पावर कर लो, ई नहीं आएगा। सिर्फ ई पहली बार आया होगा तो एन पावर पे आया होगा, पहली बार आया होगा तो एन पावर पे आएगा। समझ रहे? इसका एक इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल, संख्यात्मक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर, है ना, जो मैं ठीक करना चाहता हूं वो है, अगर मैं कहूं कि ए की पावर, ए का ऑर्डर एन है, तो इसके दो मायने हैं, दो बातें हैं। पहली बात, इसको चार ले लेता हूं मैं, तो आपको पहले चेक करना होगा कि ए की पावर चार करने पर ई आ रहा है या नहीं आ रहा, नंबर एक। नंबर दो, ये नहीं कि अब ये मान लिया कि हाँ चार आ गया, चार पावर पे ई आ रहा है मतलब कोटि ई हो गई, नहीं। नीचे एक और, ए नॉट इक्वल्स टू ई, ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ई, ए क्यूब नॉट इक्वल्स टू ई। पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस पावर से पहले तो कभी ई नहीं आया ना, इस पावर से पहले तो कभी ई नहीं आया ना, चार पावर से पहले तो कहीं ई नहीं आया ना। ये भी चेक करना जरूरी है, और यही खेल यहाँ पे खेला जाता है। बात समझ में आई? अगर वो कोटि है, तो हमने वर्ड यूज किया था न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब है इससे छोटी कोई पावर नहीं है जिसपे ई आएगा, मतलब इससे पहले वाली किसी भी पावर पे ई नहीं आएगा। पहली बार ई आएगा तो वो उसी पे आएगा जो कोटि होगी। कोटि ही वो सबसे पहली पावर है जब ई आता है। ठीक है, यूं समझिए, इसको और आराम से समझिए। हम जब कोटि निकालने जाते हैं तो हम ये करते हैं, पहले ए अवयव को लेते हैं। क्या ए ई के बराबर हो गया, हाँ या ना? अगर नहीं हुआ, ठीक है, ए की कोटि एक नहीं है। कंफर्म हो गया कि ए की पावर ए करने पर ई नहीं आया, इसका मतलब ए की कोटि एक नहीं है। फिर हम ए संक्रिया ए करा, मतलब ए स्क्वायर बनाया, और देखा क्या अभी भी ई आ रहा है? जवाब है नहीं आया। नहीं आया इसका मतलब है कि इसकी कोटि दो भी नहीं है। इस तरीके से एक पावर से हम स्टार्ट करते हैं, एक पावर से हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर चलते रहते हैं। एक पावर से स्टार्ट करते हुए हम ऊपर की तरफ चलते रहते हैं, जहां भी मिल जाता है वहीं रुक जाते हैं, जहां भी मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। तीन पे आया या नहीं आया, आ गया तो कोटि होगी, नहीं आया
तो 3 कोटि नहीं है। अब अपने आप ही देखो, ऊपर से शुरू हो रहे हैं हम, ऊपर से हम शुरू हो रहे हैं, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, हम ऊपर से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम 5 पावर पे आते हैं और ई मिल जाता है, इसका मतलब है ऊपर कहीं ई नहीं आया था, क्योंकि अगर ऊपर ई आ जाता तो हम वही रुक जाते। ऊपर ई आ जाता तो हम वही रुक जाते, 5 तक आते ही नहीं ना। अगर 3 पे ई आ जाता तो 5 तक पागल है जो आगे जाते। तो पहली बार जब ई मिलता है वही हमारा कोटि होती है। पहली बार 1 से शुरू करें, 1 2 3 4, पहली बार जहां ई आए वो हमारी कोटि है। फर्स्ट टाइम जो ई आए वो हमारी कोटि है, वो उस अवयव की कोटि कहलाती है। बात समझ में आई? फर्स्ट टाइम, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम, पहली बार। ऐसा नहीं आगे भी आती रहेगी, वो फिर आगे आती ही रहेगी। कैसे? जैसे 1 की पावर 4 अगर ई हो गया है तो फिर आपको ये बार बार मिलेगा, ये बार बार मिलेगा। आगे जाके 8 पावर पे फिर ई आ जाएगा, 8 पावर पे फिर ई आ जाएगा, 12 पावर पे फिर ई, 4 के हर गुणज पे फिर ई आता रहेगा, 4 के हर गुणज पर ई आता रहेगा, 4 के हर गुणज पे ई आता रहेगा। ऐसा नहीं कि ई बस एक, ये फर्स्ट टाइम जो ई आ रहा है वो कोटि होती है। फर्स्ट टाइम जिस पावर पे ई आता है वो कोटि होती है, और उसके बाद में फिर बार बार आता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल, आज इस ग्रुप पढ़ने के बाद में आज जो दोपहर वाली क्लास होगी 4:30 वाली, उसमें हम थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने बेसिक सारी एक बार ठीक पढ़ लिया है। अब इसके ऊपर जो परमे है, जो ग्रुप जब बनेगा, तो ग्रुप बनने के बाद कोटि में क्या क्या विशेषताएं आएगी या अवयवों में क्या क्या विशेषताएं आएंगी, वो सब थ्योरम हमें बताएगी। तो अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम, अगला जो 4:30 बजे वाला लेक्चर होगा उसमें हम परमे जो है वो सारी पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा और गुणा की संक्रिया। अब यहाँ पे हम एक एक अवयव की कोटि निकालेंगे, एक एक अवयवों की कोटि निकालेंगे बारी बारी से। पहले 1, यहाँ तत्समक अवयव कौन हुआ पहले वो पता कर लो। तत्समक अवयव कौन हुआ? तो तत्समक अवयव हुआ ई बराबर, संक्रिया गुणा की है तो गुणा के हिसाब से तत्समक अवयव 1 होता है, गुणा के हिसाब से तत्समक अवयव 1 होता है, गुणा के हिसाब से तत्समक अवयव 1 होता है, ये 1 है। तो किसी की भी कोटि n न्यूनतम प्लस a की पावर n बराबर ई आ जाए, वही a की कोटि है। n न्यूनतम हो और a की पावर n करने पर ई आए, वही a की कोटि है, वही a की कोटि है। अब एक एक करके सारे अवयवों की कोटि निकालना शुरू करते हैं। संक्रिया याद रखना गुणा है, संक्रिया याद रखना गुणा है। तो पहले 1 की कोटि निकाली, a बराबर 1 ले लिया, 1 की कोटि निकाली, 1 की पावर 1 करने पर 1 आ जाएगा, है ना। 1 पे तो 1 पावर करोगे तो ही 1 आ जाएगा। ई बनाना ना, ई बनाना मतलब 1 लाना है, ई बनाना है मतलब 1 लाना है, क्योंकि तत्समक 1 है तो आपको 1 लाना है। तो देखो 1 कब बनेगा, तो 1 पर 1 पावर करोगे 1 आ जाएगा। -1 पर कितनी पावर करें कि 1 आ जाए? तो जवाब है 2 पावर कर दो, क्योंकि -1 गुणा -1, याद रखना गुणा है यहाँ पे इसलिए गुणा कर रहा हूँ, प्लस होता तो प्लस करता या कोई और संक्रिया होती तो वो करता। ठीक है, फिर आपका आ गया आयटा, आयटा पे कितनी पावर करें? तो जवाब है 4 पावर कर दो, आयटा गुणा आयटा गुणा आयटा गुणा आयटा। ठीक है, और माइनस आयटा पे भी 4 पावर। तो इसकी कोटि हुई 1, इसकी हुई 2, इसकी हुई 4, इसकी हुई 4। तो ऑर्डर ऑफ 1, 1 का ऑर्डर हुआ 1, -1 का ऑर्डर हुआ 2, आयटा का ऑर्डर हुआ 4 और माइनस आयटा का ऑर्डर हुआ 4। ये क्या बता रहे हैं ये चीजें? ये 4 चीजें आपको क्या बता रही है? ये 4 चीजें आप लोगों को बता रही है कि एक
एक जो है उसका ऑर्डर एक है, इसका मतलब एक पे सबसे पहली पावर जिस पे ई आया होगा वो एक है। माइनस एक पर दो पावर करने पर, यानी माइनस एक में सबसे न्यूनतम पावर दो रही होगी जब ई आया होगा। आइटा पे सबसे पहली पावर चार रही होगी। ये दावा चेक भी कर सकते हो, ये चेक भी कर सकते हो। आइटा में देख लो, चार से पहले ई आ सकता है, ई मतलब एक आ सकता है, जवाब है नहीं आ सकता। करके देख लो, करके देख लो। ये बात कंफर्म है कि जब आप कोटी बोल रहे हो तो आप एक बात को और भी मान रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात को आप तय भी कर रहे हैं साथ। जब भी आप कोटी बोल रहे हैं तो आप ये भी साथ में बोल रहे हैं कि इससे पहले मुझे कभी भी ई नहीं मिला, इससे पहले मुझे कभी भी ई नहीं मिला, पहला ई इसी पे ही मिला है। कोटि का मतलब पहला ई इसी पे ही मिला है। यहाँ पे हाँ, इतनी बार दोहराने पर ई आएगा, इतनी बार दोहराने पर ई आएगा। पहली बार, इतनी बार दोहराने पर पहली बार ई आएगा, इतनी बार दोहराने पर पहली बार ई आएगा, फर्स्ट टाइम। उससे पहले कभी नहीं आएगा, वही फर्स्ट टाइम है। एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और गुणा की संक्रिया, इसमें प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी है? पहले तो संक्रिया गुणा की है, संक्रिया गुणा की है, तो ई बराबर एक हो गया, ई बराबर एक हो गया। तो हमारे परिभाषा एन न्यूनतम हो, सबसे पहली पावर, सबसे कम पावर, सबसे कम खर्च के अंदर ए की पावर एन बराबर ई आए। ई आए, तो एक एक को देखो। एक पर ऑब्वियसली बात है, एक पर एक पावर करेंगे एक बन जाएगा। ई बनाना है, ई एक है, एक को एक बनाने में एक पावर ही लगेगी। ओमेगा को एक बनाना है तो तीन पावर कर दो। ओमेगा स्क्वायर को भी ई बनाना है तो तीन पावर कर दो। ओमेगा स्क्वायर को ई बनाना है तो तीन पावर कर दो। तो इन सब के ऑर्डर आ गए हमारे, ऑर्डर ऑफ वन इक्वल्स टू वन, ठीक है, क्लियर है ये, समझ में आ गया? थोड़ा सा जटिल एग्जाम्पल लेते हैं। आगे चलते हैं Z5 पे। Z4 ले लेते हैं, 5 तो बहुत बार ले चुके हैं। 0 1 2 एंड 3, संक्रिया है +4। इसके प्रत्येक अवयव की कोटि बताइए, इसके प्रत्येक अवयव की कोटि बताइए।
किसकी कोटि कितनी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर चकमा खा गए, फिर चकमा खा गए भाई। वापस चलते हैं, इसे पढ़ना एक बार, इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ना। माया कविता, इस लाइन को दोबारा पढ़ना, इस लाइन को पढ़ो एक बार। पढ़ना भी नहीं है, समझना भी है। इस लाइन को पढ़ो और समझो क्या कह रही है। ये लाइन क्या कह रही है? ये कह रही है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब जीरो तो इसमें नहीं आ सकता। यानी किसी भी अवयव की कोटि जीरो तो नहीं हो सकती, किसी भी अवयव की कोटि जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, यानी एक से शुरू होगा, यानी कोटि एक से शुरू होगी। अगर किसी अवयव की कोटि कम से कम भी होती है, वो एक हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो यहाँ है ही नहीं, जीरो यहाँ है ही नहीं। धनात्मक पूर्णांक, जीरो धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता है, जीरो धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता है। तो जीरो तो नहीं हो सकती, यानी कोटि अगर आती है तो एक से शुरू होगी आपकी एटलीस्ट। तो इसकी कोटि हो जाएगी आपकी एक, इसकी हो जाएगी चार, इसकी हो जाएगी दो, और इसकी हो जाएगी चार। हाँ बिल्कुल सही, आराम से देख सकते हो आप लोग इनको। देखो जीरो को तो तत्समक अवयव इसका जीरो है, आपको जीरो लाना है। ई की पावर जीरो, ठीक है, मतलब सॉरी, ई बराबर जीरो है, जीरो लाना है तो जीरो पे एक पावर कर दो, जीरो आ जाएगा। और जो वन है, वन पे अगर हम चार पावर कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉर्मल जोड़ नहीं है, प्लस फोर वाला जोड़ है, हमारा जोड़ जो है वो प्लस फोर वाला है। तो ये जैसे ही चार हो जाएगा, चार में से चार जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, चार में से चार जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ऐसे तीन को ट्राई करें, तो तीन को भी चार बार दोहराएंगे तब ऐसा होगा, क्योंकि तीन प्लस तीन दो हो जाएगा, दो प्लस तीन पांच हो जाएगा, पांच का मतलब एक हो जाएगा, और फिर तीन जुड़ेगा तो चार हो जाएगा, और चार में से चार जाएगा तो जीरो हो जाएगा। नॉर्मल जोड़ नहीं है, प्लस फोर जोड़ है ना, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक गुणन फाइव और ले लेते हैं, गुणन फाइव, जिसमें आपका वन है, टू है, थ्री है और फोर है, संक्रिया गुणन फाइव है। इस बार बताइए किस अवयव की कोटि कितनी है? इसका देखो प्लस है ना, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, इसके हिसाब से होगा इसमें। कल हमने कोटि निकाली नहीं थी, कोटि आज ही निकाल रहे हैं, कल हमने कोटि निकाली ही नहीं थी, कोटि आज निकाल रहे हैं। और आज हम ये डिफाइन भी कर रहे हैं कि कोटि जो होगी, कल कोटि नहीं निकाली थी, कल तो बस पावर कर रहे थे, कल सिर्फ पावर कर रहे थे, कोटि नहीं कर रहे थे, कल सिर्फ हम पावर कर रहे थे, कोटि नहीं कर रहे थे। कोटि तो आज ही टॉपिक शुरू किया हमने।
ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, तब भी इसका तत्समक वही है। निकाल के देखो ना, मानते क्यों हो, क्यों मानते हो? सवाल है, उत्तर भी आपको ही ढूंढने। तत्समक अवयव निकालना आता है ना, फॉर्मूला है आपके पास, लगाओ वो फॉर्मूला और देखो इसका तत्समक अवयव क्यों है। क्यों मानना, क्यों किसी की मानना? गणित है, किसी के बाप की नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करो। तत्समक का फॉर्मूला आपके पास है, लगाओ और देखो इनमें से कौन अवयव है जो तत्समक का दावेदार है। मानो मत, करके देखो, क्योंकि करके देखने से आपको लोगों को पता चलेगा, वरना माना हुआ तो कुछ दिन टिकेगा, चला जाएगा। करके देखो, देखो +4 का तत्समक 1 क्यों नहीं हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, 0 ही क्यों हुआ? क्योंकि ये तो नॉर्मल जोड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है नॉर्मल जोड़, +4 है। तो इसका तत्समक भी नॉर्मल जोड़ जैसा क्यों हो गया? ऐसा क्या कारण है? तो ट्राई करो, ट्राई करो। क्या होती है फॉर्मूले की परिभाषा आपके? तत्समक की परिभाषा क्या होती है? तत्समक की परिभाषा क्या होती है? वो ये है कि ई संक्रिया ए बराबर वापस से ए आ जाए, है ना। संक्रिया यहाँ कौन सी है? +4 है, तो ई +4 बराबर ए आ जाए। अब सोचो कौन है इन चार व्यक्तियों में से कौन ऐसा है जिसमें ए अपरिवर्तित रहेगा? इन चारों में से कौन बंदा है जो इस बात का दावेदार है कि ये लाइन हमेशा सत्य रहेगी? तो ई कौन हो सकता है इसमें? इस केस में ई कौन हो सकता है जो हमेशा ए को वापस ए ही लाएगा? तो जवाब है 0। ट्राई कर लो, 1 ट्राई कर लो। 1 करेगा नहीं, 2 करेगा ऐसा काम नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, कौन करेगा ऐसा? सिर्फ 0। तो इसका तत्समक कौन हुआ? 0। तो मानना नहीं है, निकालना है। तो यहां कितना कितना हुआ? एक की कोटि तो 1 हो गई, एक की कोटि तो 1 हो गई, क्योंकि 1 की पावर 1 करने पर 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर गुणन 5 आ गया। फिर से ये देखो कि भी गुणन 5 तो नॉर्मल गुणन है ही नहीं। नॉर्मल गुणन नहीं है तो इसका तत्समक 1 कैसे हुआ? इसका तत्समक 1 कैसे हुआ? ये तो नॉर्मल गुणन नहीं है। तो ट्राई करके देखो, ट्राई करना चाहिए, तभी पता लगेगा। टेबल बना लो, टेबल बना के देख लो कौन ऐसा अवयव है जो किसी को भी परिवर्तित नहीं करता। ये तो छोटी टेबल है, बन जाएगी, बना के देख लो। क्यों? इस ये नॉर्मल गुणा है ही नहीं, उसके बावजूद भी इसका तत्समक 1 क्यों आ रहा है? कोई और क्यों नहीं आ रहा? या कोई और भी हो सकता है क्या? क्या कोई और भी हो सकता है? ट्राई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, है ना। और 5 का भाग देना, वैसे तो 5 का भाग देना है, फिर शेषफल है वो लिखना है, लेकिन 1 इंटू 1 आएगा, 1 में 5 का भाग दूंगा, शेषफल 1 ही आएगा। तो जब तक 5 या 5 से बड़ा नहीं आ जाता तब तक शेषफल वही चलता रहेगा। तो 2, मैंने भाग गुणा किया है, 5 का भाग दिया है, फिर जो शेषफल आया है वो लिखा है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले गुणा किया है, फिर 5 का भाग दिया है, फिर जो शेषफल आया वो लिखा है, क्योंकि नियम यही है। 4, ये आ गया 2 दूनी 6, 6 में 5, 1 आ गया, ये हो गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 6 यानी 1, ये आ गया 9 यानी 4, ये आ गया 12, 12 यानी 2, ये आ गया 4, और ये आ गया 4 इंटू 2 8, 8 का 3, ये हो गया 12, 12 का 2, ये हो गया 16, 16 का 1। अब हम पहले देख लेते हैं, पहले एक बात ये देखते हैं कि 1 तो तत्समक है ही, वो तो पक्का ही है। मैं ये ट्राई करके देखता हूँ 4 क्यों नहीं हो सकता। 4 पे फोकस करते हैं, पहले 4 को दावेदारी देते हैं, क्योंकि किसी के साथ बेईमानी ना हो जाए, तो मौका 4 को भी मिलना चाहिए, क्या पता 4 भी तत्समक हो। तो चलो भाई 4, तुम्हारी टर्न है, प्रूफ करो कि तुम किसी को प्रभावित नहीं करते। तो सबसे पहले बंदे ने 1 को ही प्रभावित कर दिया, ये देखो 4 को 1 के साथ संक्रिया करी तो 1 आना चाहिए था ना। तत्समक तो किसी को प्रभावित करता ही नहीं है, वो तो गेम से बाहर चला जाता है, और वो जो होता है वापस अवयव सेम टू सेम आ जाता है। तत्समक क्या करता है? तत्समक तो खाली फॉर्मेलिटी करता है, संक्रिया करता ही नहीं है। जो लेता है उसी को यूं का यूं लौटा देता है, यूं का यूं लौटा देता है। तो 4 को मैं तत्समक नहीं मान सकता, क्यों?
4 ने तो 1 को बदल डाला, बदल ही नहीं डाला, उसको 4 ही बना डाला, उसको अपना ही बना डाला, मतलब ई संक्रिया ए करवाया, ई बन गया, तो तत्सम कैसे हुआ? तो जवाब है सॉरी, 4 तो नहीं हो सकता। 3 को ट्राई करते हैं, 3 को 1 से गुणा करें तो 1 आना चाहिए था, लेकिन 3 लेके आया ये, तो नहीं भैया तुम भी नहीं हो तत्समक। 2 को ट्राई करवाया, 2 गुणा 1 करवाया, 2 आ गया, नहीं तुम भी तत्समक नहीं हो। फिर 1 को ट्राई कराया, 1 को 1 के साथ करवाया, वापस 1 दे दिया, 2 के साथ कराया, वापस 2 दे दिया, 3 के साथ कराया, वापस 3 दे दिया, 4 के साथ करवाया, वापस 4 दे दिया, यानी 1 ने किसी को भी नहीं बदला, किसी को भी नहीं बदला, और यही वो बंदा चाहिए जो किसी को ना बदलता हो। तो तत्सम कौन हुआ? 1 हुआ। तो कहने का सार ये है, खून पिलाओ, खून पिलाओ, खूब सारा पिलाओ, बैठो, काम करो, अपने डाउट्स के ऊपर काम करो, बना बना के देखो, लाइनें खींच खींच के देखो, कॉपियां भर भर के देखो, अपने डाउट खुद से क्लियर करो। क्यों माने किसी की? गणित है, किसी की भी नहीं है, गणित किसी की भी नहीं है। पेज लो, कॉपी लो और बनाओ, देखो क्यों तत्समक आया, यही क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि क्लास जो है वो लिमिट है, क्लास की एक लिमिट है। क्लास में आप एक चीज को एक बार पढ़ा सकते हैं। मैंने बता दिया तत्समक 1 है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। ऐसे बता देता हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ फालतू का। तो आप लोगों को पता करना होगा कि 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, ये आपको बैठ के करना होगा। अपने डाउट्स बनाने होंगे और उन्हें ठीक करना होगा। तो आ गया अब 2 की कहानी। 2 का क्या होगा? 2 पे मैं अगर 1 पावर करता हूं तो 2 ही आ जाएगा। 2 पे 2 पावर करता हूं तो इसका मतलब हुआ 2 गुणन 5, 2, ये तो 4 आ जाएगा। 1 आना चाहिए, जब तक 1 नहीं आता तब तक प्रक्रिया को दोहराते रहो। 3 करने पर हो जाएगा 2 गुणन 5, 2 गुणन 5, तो ये तो 1 आ गया भाई। 1 नहीं है, 3 आया, सॉरी, क्योंकि टोटल 8 आएगा। 8 में वैसे तो आप 2-2 करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये मैं बता चुका। आप 2-2 करके भी सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, फिर 5 का भाग देके शेषफल 7 ही लिख दो, 3 आ गया। नहीं बेटा, फिर हमने किया 4 पर, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 4 बार रिपीट होगा, ये हो जाएगा 16। 1 आ गया, आ गया, आ गया, पहली बार आ गया, फर्स्ट टाइम आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 2 बराबर हो गया 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4, 1 की आ गया, 2 की आ गया, अब 3 की निकालो। 3 को कितनी बार दोहराएं? करते जाओ सीधा, बस एक बार, एक बार करने का कोई फायदा नहीं हुआ, 2 बार करो, 2 बार करते 9 आएगा, 9 में 5 का भाग देंगे 4 आएगा, नहीं बैठा, फिर एक बार और ट्राई कर लो, ऐसे लिखते जाओ, जितनी बार पे ई आ जाए वहीं रुक जाना। तो 3 कितना आ गया, 3 3 9, और 9 4 27, 27 में 5 का भाग दिया, 2 आया, नहीं बैठा, दोबारा 27 या 81 आ गया, 4 आ गई, 4 आ गई क्या? बिल्कुल 4 आ गई, ऑर्डर ऑफ 3 4 हो गया। अब 4 की बारी, 4 को भी ऐसे ही दोहराओ, 4 गुणा 4, ये हो गया 16, है ना, 16 हो गया, एक बार में आ गया, हद है यार। 4 का ऑर्डर 2 आ गया, बढ़िया है, तो अच्छा है। तो आइडिया समझ में आ गया, कोटि वाला क्या है कोटि? तो आपको कोटि क्या होती है? वो न्यूनतम पावर होती है जब पहली बार आपको ई मिलता है, वो सबसे पहली पावर जब आपको ई मिलता है। अब इसके बाद में आपको बार बार मिलता रहेगा, जैसे 2 है, 2 की कोटि 4 आई है ना, ये 2 की कोटि 4 आई है, तो 8 पे फिर मिल जाएगा, 16 12 पे फिर मिल जाएगा, फिर बार बार आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन बात है पहली बार मिलने की, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, पहली बार होता है। तो जो पहली बार मिलेगा कमाल तब होगा। तो आपको पहली बार पे ध्यान देना है कि पहली बार कब मिल रहा है ना, फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है, वही कमाल की बात है।
सेकंड टाइम मिल रहा है वो ज्यादा कमाल की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम कमाल की बात है। जम गई बात? ठीक है, चलो। अभी बहुत सारी राज की बातें हैं, अभी राज की बातें नहीं की, अभी तो परिभाषाएं, परिभाषाओं पे चल रहा हूँ मैं भी। अभी तो ग्रुप में आएगा, ग्रुप में देखोगे कमाल की बातें आएंगी इन चीजों के अंदर। देखो गजेंद्र, कोटि मैं समझा चुका, अगर नहीं समझी है तो जब रिकॉर्डिंग आए तब देख लेना, क्योंकि बार बार समय बर्बाद नहीं कर सकते। मान लो कोई क्लास में 10 मिनट बाद आता है, कोई 15 मिनट बाद में आता है, तो फिर वो जब रिकॉर्डिंग है उसमें जाके अपने आप को ठीक करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या अवयव की कोटि हमेशा ही होती है? क्या अवयव की कोटि हमेशा ही होती है? जवाब है नहीं। नहीं, अवयव की कोटि हमेशा नहीं होती। कई ग्रुप ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आपके अवयव की कोई कोटि नहीं होगी। जैसे Z को ले लो, इसमें जोड़ की संक्रिया है। यहां पे अगर आप देखें तो नॉर्मल प्लस है, नॉर्मल प्लस है। इस केस में अगर हम किसी भी अवयव की कोटि निकालने जाए तो कुछ अवयव की कोटियां होंगी लेकिन कुछ की नहीं होंगी, बहुत सारों की नहीं भी होंगी, बहुत सारों की होंगी। तो ऐसा भी हो सकता है, कई ग्रुप में ऐसा होता है कि अवयव की कोटि ना हो, ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक है, ये जोड़ की संक्रिया है, जोड़ की संक्रिया के लिए तत्समक 0 होता है। जोड़ की संक्रिया के लिए, संक्रिया जोड़ की है, संक्रिया जोड़ की होने की वजह से, और नॉर्मल जोड़ है तो तत्समक हो गया 0। अब हमें यहाँ पे ए को दोहराना है और ई लाना है, ई यानी 0 लाना है। और याद रखिए प्लस है, नॉर्मल प्लस है, नॉर्मल वाला। अगर मैं एक को लूं और एक पर पावर करूं, एक को कितनी बार जोड़ूं कि 0 आ जाए? जवाब है कितनी बार भी जोड़ लो 0 नहीं आएगा। एक की पावर 2 यानी 1 + 1 जो 2 हो गया, एक की पावर 3 जो कि 3 हो गया, एक की पावर 4 जो 4 हो गया, एंड डैश डैश। तो आप देखेंगे कि कभी भी ये 0 नहीं बनाएगा, कभी भी ये 0 नहीं बनाएगा, कभी भी 0 नहीं बनाएगा, कभी भी 0 नहीं बनाएगा। आप इसमें चलते जा सकते हैं, कभी क्योंकि 4 आ गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, एंड डैश डैश। कभी उम्मीद करते हैं कि कभी 0 आएगा? जवाब है कभी नहीं आएगा, क्योंकि चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर एक की कोई कोटि नहीं है। अच्छा, 2 पे ट्राई कर लो, 2 पे ट्राई कर लो, 2 पे भी यही आंसर मिलेगा आपको, 2 की भी कोई कोटि नहीं है। 2 को भी आप जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, क्योंकि संक्रिया जोड़ की है, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, संक्रिया जोड़ की है इसलिए जोड़ रहा हूँ। संक्रिया गुणा की होती तो गुणा करता, भाग होता तो भाग करता। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी अवयव की कोटि नहीं मिलेगी सिवाय 0 को छोड़कर। सिर्फ 0 की कोटि है, वो है 1। एक बंदा है जिसकी कोटि 1 है, सिर्फ एक ही बंदा है यहाँ पे जिसकी कोटि है। ऑर्डर ऑफ 0 है 1। हाँ, 0 ही 0 बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। तो ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हर ग्रुप में अवयव की कोटि होती है। हर ग्रुप में अवयव की कोटि होती ही होती है, कईयों में नहीं भी होती, कईयों में होती भी है, कई अवयव की होती है, कईयों की नहीं भी होती। ये भी ऐसा है, एक अवयव की है बाकियों की नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है सेम ही ग्रुप के अंदर किसी अवयव की कोटियां हो, कई की हो ही ना, ये भी संभव है। और ये भी हो सकता है किसी ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि हो, जैसे पीछे वाले देखे थे सबकी कोटियां थी। अब ये इतने सारे जो खालिस्तान पैदा हुए डाउट के अंदर, कब कोटि होगी कब नहीं होगी, कोटि होगी तो क्या क्या होगी, इन सब का जवाब थ्योरम से मिलेगा, इन सब का जवाब थ्योरम से मिलेगा। पर में जो है वो आपको रिजल्ट बताएगी इनके बारे में, आपकी जो परमे है वो इनके बारे में खास बातें बताएगी कि क्या क्या होती है, कोटि कौन कौन सी होती है, कब होती है कब नहीं होती है। ये सारी बातें जो है वो आपको परमे जो है, जो रिजल्ट है, इनके ऊपर जो रिजल्ट बनाए गए हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं ग्रुप की कोटि।
ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप की कोटि। ये थोड़ा सा परेशान करता है, ये अवयव की कोटि, ग्रुप की कोटि, नाम कोटि कोटि होने की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ग्रुप की कोटि का पावर से कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप की कोटि का पावर से लेना देना नहीं है, बिल्कुल लागू होता है। लेकिन हमने कोटि की परिभाषा, अवयव की कोटि की परिभाषा बनाई थी कि 1 2 3 इन्हीं को ही हम कोटि बोलेंगे। जीरो पावर तो किसी पे भी कर दो, जीरो पावर तो आप किसी पे भी कर दो, हर अवयव पे जीरो पावर करने पर वो ई बनाता, तो फिर सबकी कोटि जीरो हो गई, फिर सबकी कोटियां जीरो हो गई। हमने सिर्फ जीरो शामिल नहीं किया, यहाँ पे आप देखोगे हमने जीरो शामिल नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि हमें पता था कि अगर हम जीरो शामिल करते तो हर अवयव की कोटि जीरो हो जाती, क्योंकि हमने परिभाषित यही किया हुआ है, किसी भी अवयव की पावर जीरो करने पर ई आएगा। तो इसका मतलब है कि चाहे फिर अवयव कोई भी हो, हर अवयव की कोटि जीरो तो हो ही गई, हर अवयव की कोटि जीरो हो गई, इसलिए हमने जीरो को शामिल नहीं किया। हमने जीरो को शामिल नहीं किया, बात समझ रहे हैं कि जीरो को शामिल क्यों नहीं किया? अगर हम जीरो को शामिल करते तो हमारा ये तो रिजल्ट ही है कि जीरो पावर पे ई आएगा ही आएगा, अवयव चाहे कोई भी हो, जीरो पावर पे वो हमेशा ई बनाएगा, तो फिर तो हर अवयव की कोटि जीरो होगी। ये देखो, ये तो हमने कल बनाया था कि जीरो पावर पे ई आता ही आता है, अवयव चाहे कोई भी हो, हर अवयव में जीरो पावर करने पर ई आएगा ही आएगा, तो फिर इसके हिसाब से तो सबकी कोटि जीरो हो जाती, तो फिर कोटि पड़ी क्यों रहे? फिर कोटि पड़ी क्यों रहे? इसलिए उसको तर्क सहित बनाए रखने के लिए हमने किया कि नहीं, जीरो शामिल नहीं करेंगे, जीरो के बाद में जो आएगा 1 2 3 इनको ही हम कोटियां माना जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद वालों को ही हम कोटियां मानेंगे, वरना तो फिर वो जीरो तो सबकी कोटि हो जाएगी, फिर वो पूरा खत्म ही हो जाएगा, वो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा कोटि वाला, इसलिए हमने जीरो को अलग रखा, है ना। जीरो पे तो सभी ई बनाएंगे बनाएंगे, वो तो सब पे ही लागू है, लेकिन उसके बाद पूर्णांक घातों पे, धनात्मक पूर्णांक घातों पे वो ई बना रहा है, वो उसकी कोटि कहलाए, कोटि की परिभाषा वहां रखी गई है। और यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने परिभाषा में भी आर लिया था, आर को एक से ऊपर रखा था मैंने, अभी जो परिभाषा ली थी उसमें भी मैंने आर एक से ऊपर रखा है, ये देखो, ये रहा आर का मान एक या एक से बड़ा, ये नहीं आर जीरो, क्योंकि जीरो पे तो सभी ई आ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, फिर अर्थ खत्म हो जाएगा, इसलिए वो आगे रखा है। अच्छा, आगे है हमारा जो मैं बात करता ग्रुप की कोटि। देखो, ग्रुप की कोटि का कोई भी पावर से लेना देना नहीं है, ये थोड़ा सा नाम जो है ना एक जैसे होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दोनों नामों में समानता है, अवयव की कोटि, ग्रुप की कोटि, कोटि कोटि वो नाम मिक्स कर जाता है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ग्रुप की कोटि का पावर से कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप में जो अवयव है उनकी संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है, ग्रुप के अंदर कितने अवयव हैं वो अवयव ग्रुप की कोटि कहलाती है, किसी ग्रुप में कितने अवयव हैं वो ग्रुप की कोटि कहलाती है, यहाँ कोई पावर का लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो दोनों वर्ड एक साथ जब आ जाते हैं ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है पावर का कोई लेना देना, जब ग्रुप के एक केस में आते हैं आप तो पावर का कोई लेना देना नहीं होता, बस आप जाइए ग्रुप के अंदर, अवयवों की गिनती गिनिए, अवयवों की गिनती गिनिए, वो कितने हैं वो ग्रुप की कोटि है ना। लेकिन अगर ग्रुप में अनंत अवयव है तो फिर गिनने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ग्रुप को पहले दो भागों में बांट लो, परिमित और अपरिमित, क्योंकि कोटि वर्ड तब अर्थपूर्ण होगा जब परिमित ग्रुप होगा, तो पहले ग्रुप को आपको दो भागों में बांटना होगा, परिमित ग्रुप, अपरिमित ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप, दूसरा है अपरिमित ग्रुप, यानी इनफाइनाइट ग्रुप। इसमें तो देखो इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप में तो कोई मतलब ही नहीं रहता, क्या गिनोगे इसका, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो यहाँ पे कोटि अर्थहीन है, इस केस में कोटि का कोई अर्थ नहीं है, ग्रुप कोटि
अर्थहीन है। ग्रुप की कोटि का कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे तारों को गिनने का क्या मतलब है, कभी खत्म तो होंगे नहीं। भले खाली बैठा बैठा टाइम बर्बाद कर लो, या नींद नहीं आ रही हो तो टाइम पास कर लो, बाकी अर्थहीन ही है, क्योंकि गिनती कभी पूरी होगी नहीं। कभी भी आप नहीं बता पाएंगे कि आकाश में कितने तारे, तो वो बेकार है वो चीज। तो ये बेकार है। इस केस के अंदर वो अर्थहीन, यहाँ अर्थपूर्ण है। इस केस में कोटि अर्थपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अवयव होंगे, फिक्स होंगे। तो याद रखिएगा, अपरिमित ग्रुप के अंदर हम कोटि का जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया तारों को गिनने का क्या अर्थ है कि वो कभी पूरे ही नहीं होंगे, तो फिर गिन के करोगे क्या। तो गिनो ही मत ना, टाइम क्यों खराब कर रहे हो। और ज्यादा टाइम है तो फिर कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने अपरिमित ग्रुप में कोटि को अर्थहीन बता दिया, कोई मतलब ही नहीं है। इस केस में परिमित ग्रुप होगा तो कोटि अर्थपूर्ण होगी। तो सिर्फ परिमित ग्रुप में ही कोटि मायने रखती है, अपरिमित ग्रुपों में कोटि मायने नहीं रखती है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले रहे हैं कि ये ग्रुप था, एक बात पूछूं, क्या आप ये पहचानते कि ये चार बंदे कौन है। इनका जिक्र बार बार आता है, पहचानते ये चार कौन है। आप में से जानता है ये चार कौन है, या यूं ही रैंडमली मैंने लिए हुए हैं। इन चार बंदों को पहचानते हो ये कौन है, इनमें क्या खास बात है। मतलब ये मौर्य वंश से आते हैं, या गुप्त वंश से आते हैं, या चोला वंश से आते हैं, कहाँ से आते हैं, जानते हैं आप इनको। ये जो चार बंदे हैं, एक माइनस एक आइटा माइनस है, ये कौन से साम्राज्य का हिस्सा है। ये यूं ही बस रैंडमली चार उठा के यूं ही चल रहे हैं, बस ठीक है पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, किताब में छपा हुआ था, मैं आपको समझा रहा हूँ। मरवा दिया। आबेल ग्रुप कौन सा आ गया यार। मतलब पूछोगे ये चार नंबर रैंडमली है, या यूं यूं ही मैंने चिपका दिए चार नंबर, अच्छे लगे इसलिए चिपका दिए, या इन चारों नंबरों का कोई रिलेशन है। इन चारों नंबरों का यूं ही, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल बना चुके हैं हम, और किताब में भी पहला एग्जाम्पल यही होता है, एक माइनस एक। जैसे वो विनीता कह रही है तो रट्टा पड़ा है, वो रट्टा पड़ा सा है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है, समझाने के लिए बहुत अच्छा भी रहता है। तो बता सकते हैं कि ये ऐसा, इसमें क्या खास बात है, यही बस यूं ही रेंडमली है। वाह कविता, शाबाश। चलो ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको याद आ जाएगा। इन तीन को पहचानते हो, ये कौन है, ये तीन कौन है, ये तीन कौन है। ये कौन है, इनको तो पहचानते हो। ये तीन लोगों को पहचानते हो, ये तीन लोग कौन है। इनको तो पहचान रहे हो, इनको बता दो ये कौन है। ठीक है, बढ़िया। ये इकाई के घनमूल है, यानी अगर आप एक पर तीन पावर करें, एक बटा तीन पावर, तो आपको ये तीन आंसर मिलेंगे। एक की पावर एक बटा तीन करने पर आपको एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, वैसे ये लोग भी रैंडम नहीं है, ये लोग है, अगर आप एक की पावर एक बटा चार करें, एक की पावर एक बटा चार करें, तो ये चार उत्तर आते हैं, एक माइनस एक आयोटा एंड माइनस आयोटा। अनाथ नहीं है ये भी। ये इकाई के चौथे मूल है। इकाई के चार मूल जब आप निकालेंगे तो ये चार लोग आते हैं। जैसे वो इकाई के तीन मूल होते हैं, ये इकाई के चार मूल होते हैं। ये इकाई के चार मूल होते हैं। हाँ बिल्कुल बताया था मैंने। बताता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन याद कितना रहता है वो उससे फर्क पड़ता है। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं, लेकिन इतनी क्लास होते होते फिर भूल गए। तो ये कोई रैंडम रैंडम नंबर, गणित में कुछ नहीं होता। गणित में कोई भी चीज रैंडम नहीं होती, ऐसे नहीं होती यूं ही चल रही है। हम मान सकते हैं यूं ही चल रही है, लेकिन यूं ही नहीं चल रही है। हर चीज बेवजह गणित में नहीं हो सकती, हर चीज वजह के साथ ही चलती है। बेवजह कुछ भी नहीं होता, हर चीज बिल्कुल वजह के साथ है। यूं ही नहीं है कि चार नंबर कुछ भी ले लिया, मन में आया पसंद आया ले लिया, नहीं।
लिया है तो कोई ना कोई जरूर कारण है। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं रहा तो ठीक है, अब आगे याद रखना। और एक तो लाइटली मत लिया करो गणित को यार, गणित लाइटली नहीं है, गणित में हर चीज बहुत सोच समझ के रखी गई है, हर चीज। किसी को पता ना हो वो एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन यूं मत बोलिए कि यूं ही है, यूं ही नहीं है। आपको नहीं पता, पहले ये इग्नोरेंस मानिए, आई डोंट नो, ये बेटर है, बजाय ये गणित को कहना कि इसमें ऐसे ही आता है, इसमें ऐसे नहीं आता, आप ऐसे ही मानते हो, ये ठीक है, इससे थोड़ा सा ठीक होगा। तो ये जो 4 नंबर है यूं ही नहीं है, कमाल के नंबर है। और अगर आपको पता है इन चारों नंबरों को आप चित्र में बनाए ना, इन चारों नंबरों को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बनाए तो आपका वर्ग बनेगा, ये आपका वर्ग बनाएंगे। और इन तीनों को बनाओगे तो आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर आपको समबाहु त्रिभुज बनाना हो तो इन 3 शीर्षों को अपने कॉम्प्लेक्स, जो आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर वाला होता है, अगर आप वहां बनाएंगे तो आपका ये समबाहु त्रिभुज बनाएगा। और ये चारों बिंदु अगर आप बनाते हैं तो आपका पूरा पूरा जो है, ये जो बनाएंगे ये वर्ग बनेगा आपका, ये वर्ग बनेगा। चाहे तो आप देख सकते हो, अगर आप इकाई के 3 मूलों को आप अपने कॉम्प्लेक्स रूट जो है आपका आर्गेंट समतल होता है वहां दिखाओगे, तो इकाई के 3 मूल, एक मूल आपको यहां दिखेगा, उसका जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसके हिसाब से बनाओगे, एक आपका यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ बनेगा, और तीनों को जब आप मिलाएंगे तो आपका समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और इसी में अगर आप अपना उसको देखें, ये तो इकाई के 3 मूल से समबाहु त्रिभुज बना है। इकाई के 4 मूलों से देखेंगे तो इकाई के 4 मूल आपको एक यहाँ मिलेगा, एक इसके जस्ट अपोजिट, ये +1 है तो आपको -1 मिल जाएगा, वो यहाँ पे मान लो ये यहाँ जाएगा, प्लस आयटा ऊपर मिल जाएगा, माइनस आयटा नीचे मिल जाएगा। चारों को मिलाओगे तो ये आपका वर्ग बन जाएगा। बड़ा बुरा बना है लेकिन वर्ग बन जाएगा। फिर इकाई के 5 मूल लेने से पंचभुज बन जाएगा, सम पंचभुज। और इकाई के 6 मूल लेने पे सम षष्ठभुज बन जाएगा, 7 मूल लेने पर सम सप्तभुज बन जाएगा, 8 मूल लेने पर 8 भुजाओं वाला सम अष्टभुज बन जाएगा, एंड डैश 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 डैश। यानी इकाई के n मूल लेने पर आपका जो बनेगा, इकाई के n मूल लेने पर आपके n उत्तर आएंगे। और इन सब को जब मिलाओगे तो आपका n भुजाओं वाला सम बहुभुज बन जाएगा, n भुजा वाला सम बहुभुज बन जाएगा। और उससे भी कमाल की बात यह है कि अगर हम भुजाओं की संख्या अनंत कर दें तो इन सारी भुजाओं से बनने वाला एक सर्किल होगा, तो आपका एक सर्किल बन जाएगा। क्योंकि फिर आपका सर्किल जो होता है, या तो उसमें सर्किल की परिभाषा जो होती है आर्किमिडीज के टाइम पे थी, तो आर्किमिडीज जो थे वो सर्किल ऐसे बना, उन्होंने सर्किल को जो डिफाइन किया था पहली बार, इसे कहते हैं मेथड ऑफ एग्जॉशन। मेथड ऑफ एग्जॉशन जो था वो सबसे पहले आर्किमिडीज ने शुरू किया था। आर्किमिडीज ने कहा कि पहले आप त्रिभुज बनाओ, उससे एक त्रिभुज उन 3 भुजाओं वाला बनाओ, फिर 4 भुजाओं वाला बनाओ, फिर 5 भुजाओं वाला बनाओ, फिर 6 भुजाओं वाला। जैसे जैसे भुजा आप इंप्रूव करते जाएंगे आपका सर्किल बनता जाएगा, आपका सर्किल। अभी जैसे इसको देखो तो अभी आपको त्रिभुज को देख के लगता ही नहीं कि ये सर्किल है क्या, है ना। आप त्रिभुज को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये सर्किल है क्या। लेकिन जब आप चतुर्भुज बनाएंगे 4 वाला तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, हाँ यार ठीक तो लग रहा है, ये लग रहा है त्रिभुज। फिर आप चतुर्भुज बनाएंगे, फिर आप पंचभुज बनाएंगे, फिर आप 6 भुजा वाला बनाएंगे, फिर 7 भुजा वाला बनाएंगे। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे भुजाएं छोटी होती जाएगी और आपको एक सर्कल की शेप जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी, सर्कल बनना आपका शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, देखो पहले त्रिभुज चतुर्भुज देखते अब लग रहा है हाँ हाँ थोड़ा सर्किल तो अभी तो पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर पंचभुज को देखो, लग रहा है कि हाँ यार, क्या अभी भी आपको ये व्रत लग रहा है? बोला ना अभी भी नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, 6 भुजा वाला बनाओ। अब थोड़ी फीलिंग आ रही है, 6 भुजाओं वाले में फीलिंग आ रही है थोड़ी सी सर्कल की, सर्कल की फीलिंग आनी शुरू हुई 6 भुजाओं वाले में। 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला बनाओगे तब अब आई फीलिंग, 8 भुजा वाले में आई फीलिंग।
कि सर्कल लग रहा है। सोचो 8 भुजाओं वाले में फीलिंग आनी शुरू हो गई कि ये सर्किल है, 9 भुजाओं वाले में, 10 भुजाओं वाले में, 11 भुजाओं वाले में, 12 भुजाओं वाले में, 13 भुजाओं वाले में, 14 भुजाओं वाले में, हर बार आपकी फीलिंग बेहतर होती जाएगी और लगने लगेगा ये सर्किल है। और अगर हम एन को टेंड्स टू इनफाइनाइट ले जाएं तो आपकी पूरी फीलिंग आ जाएगी कि सर्किल बन चुका है। तो सर्किल की डेफिनेशन जो आर्किमिडीज की थी वो ये थी कि एक आप त्रिभुज से शुरू करें, 3 भुजाओं वाले से शुरू करते, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजाएं, ऐसे ऐसे अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो फिर फाइनली आपको अंततः आपको एक सर्किल मिलेगा। अब सर्किल के साथ दो कहानियां बन गई। सर्किल कौन होता है? सर्किल कौन होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स, अनंत कॉर्नर वाला, अनंत कॉर्नर वाला या जीरो कॉर्नर वाला? इसमें कोई कॉर्नर नहीं है या इसमें अनंत कॉर्नर है? ये जीरो कॉर्नर वाला है या अनंत कॉर्नर वाला है? कॉर्नर का मतलब ये, इन्हें कॉर्नर्स कहते हैं। सर्किल में जीरो कॉर्नर है, एक भी कॉर्नर नहीं है, तो किनारे इसमें होते नहीं है। एक भी कॉर्नर नहीं है, एक भी कॉर्नर नहीं है या अनंत कॉर्नर है? क्या कहते हैं आप लोग, क्या लगता है आपको कि सर्कल जीरो कॉर्नर वाला है या अनंत कॉर्नर वाला है? या जीरो इक्वल्स टू अनंत है? जीरो इक्वल्स टू अनंत है। यही मिस्ट्री, सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रहती है कि भाई सर्कल को आप क्या बोलेंगे, जीरो कॉर्नर या इनफाइनाइट कॉर्नर? अगर आप यहाँ देखें तो आपको कहीं कॉर्नर दिख ही नहीं रहा, तो आपको कोई कॉर्नर नहीं है। अगर आप एक्सोशन से देखें, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो आपको इतना विश्वास है कि ये जो बना है ये सम बहुभुजों को अनंत तक रिपीट करने से बना है, तो इस हिसाब से अनंत कॉर्नर है। दिख नहीं रहे होंगे लेकिन अनंत है। तो हम क्या माने इसको? जीरो बोले, क्योंकि कॉर्नर याद रखिए, कॉर्नर तब होता है जब आपके पास लाइनें होती है। लाइनें कॉर्नर बनाती है, कॉर्नर लाइनें बनाती है। अगर आप कहते हैं कि कॉर्नर है तो इसका मतलब लाइनें भी है। तो आपका आपका जो सर्किल है वो अनंत लाइनों से बना हुआ है, अनंत रेखाओं से बना हुआ है, अनंत रेखाओं से बना हुआ है। फिर तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अनंत रेखाओं से बना हुआ है, फिर वो दिक्कत आ जाएगी। चलिए कोई नहीं, इसको हाँ रखिए। सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ बस क्या बोले, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोले, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि कॉर्नर लेस है तो भी गलत है, मैं अगर कहूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स है तब भी ये सही है। एक बात दूसरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। अगर मैं कहता हूँ जीरो कॉर्नर है तो फिर ये कैसे बना, एक सम बहुभुज को अनंत बार रिपीट करने से कैसे बना, और अनंत बार रिपीट करने से बना है तो फिर जीरो कॉर्नर्स कैसे हुए? तो ये है पैराडॉक्सिस, विरोधाभास में हम फंस जाएंगे, दो विरोधाभास अटक जाएंगे। होना चाहिए, लग नहीं रहा ना। देखो आप याद कीजिए, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कौन से कॉर्नर ड्रॉ करते हैं? जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कौन से कॉर्नर ड्रॉ करते हैं? आपने प्रकार से सर्कल ड्रॉ किया होगा तो आप कॉर्नर कब बनाते हैं? कॉर्नर तो बनाते ही नहीं है, आप तो राउंड बनाते हैं। कॉर्नर बनाया नहीं है आपने, तो फिर वो क्या हुआ? तो फंस जाएगा मामला, मामला बुरी तरीके से फंस जाएगा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन बात ये थी कि जो आर्किमिडीज का तरीका था वो कितना शानदार था, उन्होंने इसको, इस मेथड को इजाद किया, इस मेथड को उन्होंने इजाद किया। और एक छोटे मतलब भुजा की, एक छोटी भुजा की जो नहीं देखी जा सकती, बहुत बारीक होती है, उसकी शुरुआत इन्होंने की। ठीक है, चलो आपका जो भी है, मेरे पास इसका स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है।
एक बात दूसरी बात को काटती है, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। आप एग्जॉशन से जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर है, लेकिन अगर आप एग्जॉशन से नहीं जाएंगे, आप सीधा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जवाब है 0। अगर आप सामने से अगर आप प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं तब 0 कॉर्नर, और अगर आप बहुभुजों से व्रत बना रहे हैं तो इनफाइनाइट कॉर्नर। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और फिर प्रमेय उर्मेय पढ़ेंगे, प्रमेय की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी बिना प्रमेय के बहुत खाली जगह बच जाएगी, तो प्रमेय से उन खाली जगहों को भरेंगे, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से, सोचिएगा।